जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है रिट्स। हमने अब तक फंडामेंटल राइट्स पढ़ा, जितने भी फंडामेंटल राइट्स हमें कोर्ट के द्वारा प्राप्त हुए हैं, तो हम उसमें देख रहे थे कि हमारा फंडामेंटल राइट्स कोई अगर छीनता है तो हम कोर्ट जा सकते हैं। तब हम ये सीखते हैं कि हम फंडामेंटल राइट्स का अगर कोई छीनता है तो हम कोर्ट किस बेसिस पे जा सकते हैं। उसके लिए कुछ कागजी कार्रवाई होती होगी। आप ऐसे थोड़ी ना उठ के चले गए थाने या किसी कोर्ट में कि फलाने व्यक्ति ने मेरा फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट किया, चलिए मेरे साथ। ऐसा नहीं होता है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक प्रॉपर पेपर बनाया हुआ है, इसको कहा जाता है रिट। रिट के तहत हम अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं कोर्ट के द्वारा, यानी कि कोर्ट हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है रिट के द्वारा। तो देखिए रिट होता क्या है। रिट होता है अ पीस ऑफ पेपर इशूड बाय द कोर्ट टू प्रोटेक्ट आवर फंडामेंटल राइट्स। इट मीन्स दैट कि एक पेपर है, जैसे मान लीजिए एक होता है, कोई कहता है कि आप मुझे स्टैम्प पेपर पे लिख के दो कोई भी डॉक्यूमेंट्स या कोई भी बयानबाजी जो भी होती है। तो स्टैम्प पेपर जो होता है जिसके ऊपर 10, 100 और 500 का जो लेबल लगा होता है नोट का, वो एक गवर्नमेंट का पेपर है। उस पेपर पे अगर आप कुछ लिखते हैं तो ये माना जाता है कि वो सत्य माना जाएगा कि वो गवर्नमेंट का पेपर है। अगर उस पर लिख के किसी व्यक्ति का आप सिग्नेचर लेते हैं तो वो मान्य होगा, ना कि एक नॉर्मल पेपर पे। तो वैसे ही एक गवर्नमेंट का और पेपर है जिसको रिट कहते हैं, और इसका उपयोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपने नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए किया जाता है। तो रिट एक पीस ऑफ पेपर है जो फंडामेंटल राइट्स को बचाता है अपने नागरिकों का। तो ये था हमारा रिट्स। अब देखते हैं, जैसे हमने पहले ही पढ़ा था, रिट को जारी दो कोर्ट कर सकते हैं, एक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का यहाँ कोई रोल नहीं होता है रिट के अकॉर्डिंग। तो देखिए अंडर आर्टिकल 32 ऑफ सुप्रीम कोर्ट और 226 ऑफ हाई कोर्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो ये पावर देता है किसी भी व्यक्ति और कोर्ट को कि वो इस आर्टिकल के तहत, यानी कि इस अनुच्छेद के तहत वो कोर्ट जा सकता है और वहाँ के जज से ये कह सकता है कि मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन हुआ है और हमें रिट इशू कीजिए। तो देखिए अभी बात आता है कि ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ये पावर दिया किसने। तो ये पावर दिया हमारे पार्लियामेंट ने, जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिला के होता है। यानी कि पार्लियामेंट होता है आपका लोकसभा एंड राज्यसभा के मिला को। जितने भी मेंबर्स लोकसभा और राज्यसभा में होते हैं वही कोर्ट को या जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो कोर्ट उसके अंदर आता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, उसको ये पावर दिए कि आप रिट इशू कर सकते हैं। देखिए ये नहीं है कि बस इन्हीं लोगों को रिट इशू करने की पावर है। अगर पार्लियामेंट चाहे तो किसी दूसरे व्यक्ति या दूसरे इंस्टीट्यूट या कोई दूसरे नई संस्थान बना के उसको भी रिट इशू करने की पावर दे सकती है। तो ये पूरा कंट्रोल पावर का होता है, वो पार्लियामेंट होता है। लेकिन पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं होता है कि वो किस बेसिस पे फंडामेंटल राइट्स पे इशू करने की कोर्ट को कहे या न कहे, क्योंकि जो कोर्ट हमारा होता है वो एक इंडिविजुअल बॉडी है, लेजिस्लेटिव बॉडी है, और जुडिशरी और लेजिस्लेचर का कोई इसमें रोल नहीं होता है। तो पावर तो पार्लियामेंट ने दिया, लेकिन पार्लियामेंट को ये पावर नहीं है कि वो रिट इशू कर सके। तो ये हो गया। अब हम देखते हैं रिट आया कहाँ से। तो देखिए हम पहले ब्रिटिश के गुलाम थे, तो जितने भी इंस्टीट्यूशन या कोर्ट वगैरह बने उन्होंने लोगों ने पहले बनाया। जो रिट जो आया था वो ब्रिटेन से आया था। ये रिट, ये अक्सर क्वेश्चन में पूछता है कि जो रिट हमें किस कॉन्स्टिट्यूशन या किस देश से लिया गया है, तो ब्रिटेन के लॉ से हमने कॉन्स्टिट्यूशन से ये रिट इशू करने की पावर हमने ली है। हाँ, ये अलग बात है कि धीरे धीरे आने वाले समय हमने उसको अमेंडमेंट किया, उस कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया अपने सहिष्णुता के अनुसार, ताकि हमारे नागरिकों को उसमें अच्छी सुविधा मिल सके और पारदर्शिता बनी रहे कोर्ट और उस व्यक्ति के जिसकी नागरिकता या जिस व्यक्ति की फंडामेंटल राइट्स को छीना जा रहा है। अब ये सोचते हैं कि रिट का थोड़ा इतिहास देखते हैं, उसकी हिस्ट्री देखते हैं। तो देखिए पहले जो राजा महाराजा होते थे ब्रिटेन में, उन्हीं के पास पावर था रिट इशू करने का। उसको कहा जाता फाउंटेन ऑफ जस्टिस। जो ब्रिटेन का जो किंग होता था वही रिट इशू करता था अपने नागरिकों के प्रति, और यही धीरे धीरे अमेंडमेंट करके या उसको थोड़ा बदल के आपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। तो उसके कहा जाता फाउंटेन ऑफ जस्टिस, जो रिट इशू करता था ब्रिटेन के किंग के अकॉर्डिंग। लेकिन उसी ब्रिटेन में आज के समय जो वो कानून चला रहा है उसको कहा जाता है प्रोरोगेटिव रिट। आज के समय में जो लॉ ब्रिटेन में चल रहा है रिट के अकॉर्डिंग, उसको हम लोग बोलते हैं बस सिर्फ रिट, और ब्रिटेन में कहा जाता है प्रोरोगेटिव ऑफ रिट। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट रिट्स के बारे में कि क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे पुराने जमाने में, अब कौन से हैं। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है रिट्स के बारे में। देखिए बिफोर 1950, यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले जो रिट्स इशू करने की जो पावर्स थी वो सिर्फ इंडिया में 3 जगह के जो कोर्ट थी, हाई कोर्ट, उसके पास ही सिर्फ पावर था।
उसके पास ही सिर्फ पावर था बिफोर 1950। अब आप लोग ये बोलोगे कि हमारा देश 1948 में आज़ाद हो गया था, तो देखिए हमारा देश 1948 को आज़ाद तो हो गया था, लेकिन हम अभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था जो 1950 में बन के कंप्लीट होगा। इसके बीच में जितने भी ईयर बच रहे हैं 1.5-2 साल, इसके बीच में हम ब्रिटेन के ही लॉ को फॉलो कर रहे थे, क्योंकि हमारे पास तो कोई अपना लॉ था नहीं, तो हमें मजबूरी में ही उनके लॉ को फॉलो करना पड़ रहा था। उसके बाद जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी ने बना के पेश किया, उसके सारी कैबिनेट जो अपने वहाँ थी, वहाँ उसने उस पर हस्ताक्षर कर दिए, सभी लोग उसको अप्रूव कर दिए, तब वो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश का माना गया। लेकिन अब देखिए 1950 से पहले कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के हाई कोर्ट को ही सिर्फ पावर था कि वो रिट इशू कर सके। बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास, जो कि आज मद्रास यानी कि इस समय जो चेन्नई है उसका नाम बदल गया, इन्हीं लोगों के पास सिर्फ पावर था कि आप रिट इशू कर सकते थे उस समय में। और देखिए आफ्टर 1950 के बाद जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, तो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन अपने अकॉर्डिंग बनाया, हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अपने अकॉर्डिंग बनाया। तो हम अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे तो अपनी सहूलियत के लिए हमने क्या किया कि पूरे भारत में सुप्रीम कोर्ट तो सिर्फ अभी एक ही है, और जितने भी स्टेट हैं या तो किसी दूसरी स्टेट से अपना सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट शेयर करते हैं, या किसी स्टेट का अपना इंडिविजुअल सुप्रीम कोर्ट है। तो हर सुप्रीम कोर्ट, एक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, हर हाई कोर्ट को ये पावर है कि वो रिट इशू कर सकता है, जो कि हमने पहले ही पढ़ा था। ये छोटे से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था समझने के लिए, तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब हम क्या करते हैं, अब हम पावर कंपेयर करते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिट इशू करने की पावर किसके पास ज़्यादा है, किसके पास कम है। देखिए मैंने यहाँ पावर कंपेरिजन के एक आउटलेट तैयार करके रखा है आपके लिए। देखिए आर्टिकल 32 हम जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर आता है रिट इशू करने की पावर, इसके अंदर आता है 226 हाई कोर्ट, किसी भी हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो रिट इशू कर सकता है। 226 आर्टिकल के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आपको रिट इशू करने के लिए, और कोर्ट आपको मना नहीं कर सकती है। तब देखते हैं जो सुप्रीम कोर्ट होता है हमारे देश की जो सर्वोच्च न्यायालय है, उसको रिट इशू करने का ही बस पावर है, वो फंडामेंटल राइट्स के अंदर ही बस रिट इशू कर सकती है। ये नहीं कि महाराज थोड़ा इसमें भी रिट इशू कर दीजिए, नहीं, सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के अंदर ही रिट इशू करने की पावर है। लेकिन हाई कोर्ट को फंडामेंटल राइट्स और अदर्स के केस में भी वो रिट इशू कर सकता है। समझिए हमने, सुप्रीम कोर्ट बस फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट रिट इशू करेगा, और हाई कोर्ट आपका फंडामेंटल राइट्स और अदर केसेस के अंडर भी रिट इशू कर सकता है। अब हम देखते हैं इसका इंपॉर्टेंस क्या है। द एरिया ऑफ हाई कोर्ट विद रिस्पेक्ट टू द पावर ऑफ इशू रिट्स इज वाइडर देन दैट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यानी कि हाई कोर्ट का जो एरिया पावर ज्यादा है सुप्रीम कोर्ट के टेरिटरी ऑफ इंडिया में। अब इसको हम आसान से समझते हैं। और दूसरा पॉइंट ये और देखिए क्या है, इशू विद रिस्पेक्ट टू लिमिटेड विद इन द टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। देखिए अगर कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति महाराष्ट्र का है, तो वो अगर उसका फंडामेंटल राइट्स को कोई छीन रहा है, उसका जबरदस्ती दबा रहा है, तो वो अपने ही हाई कोर्ट में जा सकता है। समझ रहे मेरी बात, वो सिर्फ अपने हाई कोर्ट में जा सकता है, क्योंकि देखिए टेरिटोरियल जुरिडिक्शन इसने कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन है कि आप अपने ही हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ये नहीं कि आप कर्नाटका या गुजरात के हाई कोर्ट में चले जाएं क्योंकि बगल का राज्य है, आप उसमें नहीं जा सकते हैं। हाई कोर्ट की पावर ज्यादा है सुप्रीम कोर्ट से अपनी टेरिटरी ऑफ इंडिया में अपने रिट को इशू करने के लिए। जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का जो पावर है वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स पे ही रिट इशू कर सकता है। और इसका हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो ये कहता है कि आप रिट इशू करने अपने ही एरिया में जा सकते हैं, अपने ही हाई कोर्ट के में जा सकते हैं, अपने ही स्टेट के। तो देखिए हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स और अदर्स दोनों पर रिट इशू करेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट पे इशू करेगा। समझ रहे हैं मेरी बात, वो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स पे इशू करेगा, लेकिन हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स और दोनों। ये अकेला करेगा एक चीज पे, ये करेगा दो चीज पे, तो इसकी पावर रिट इशू करने की ज्यादा होगी। लेकिन इस पे भी एक क्राइटेरिया है। देखिए क्राइटेरिया क्या है कि ये अपने जो हमारे कोई स्टेट का हाई कोर्ट है उसके पास तो रिट इशू करने की पावर है ज्यादा, क्योंकि वो कई चीजों पे रिट इशू कर सकता है। लेकिन जहां तक बात अब सुप्रीम कोर्ट की आती है, आर्टिकल 32 के तहत, तो सुप्रीम कोर्ट में पूरे देश से कोई व्यक्ति जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। तो एक स्पेसिफिक स्टेट में हाई कोर्ट की पावर ज्यादा होती है,
लेकिन अगर किसी पूरे कंट्री की बात करें, पूरे टेरिटरी ऑफ इंडिया के, तो सुप्रीम कोर्ट की पावर ज़्यादा कि वो ज़्यादा लोगों को रिट इशू करेगा। जैसे मैं मान लीजिए मैं यूपी का हूँ, मैं बिहार में अपने जाके किसी का अंडर रिट इशू किसी हाई कोर्ट से नहीं करवा सकता हूँ। चाहे मैं चला जाऊँ झारखंड की, मेरा रिट इशू कीजिए, मेरा फंडामेंटल राइट्स को किसी ने वायोलेट किया है, आप नहीं जा सकते हैं। लेकिन आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक है देश में, और वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के अंदर रिट इशू करता है। तो देखिए ये एक इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पे आपके लिए। टेरिटरी में सुप्रीम कोर्ट की पावर ज्यादा है, क्योंकि पूरे इंडिया के लोग वहां पे अपना रिट इशू कराने के लिए आएंगे फंडामेंटल राइट्स के अंदर। लेकिन टेरिटरी ऑफ इंडिया में एक स्पेसिफिक स्टेट में हाई कोर्ट की पावर सुप्रीम कोर्ट से कम होती है। रिट इशू करने की पावर ज्यादा है, लेकिन पावर कम है। तो ये कंपेरिजन था आपका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रिट इशू करने की पावर। देखिए हमने अब तक पढ़ा रिट के बारे में, कौन कौन सी उसके प्रावधान थे, उसमें कहाँ से इनको रिट को लिया गया, कहाँ से उसकी पावर बढ़ी, सुप्रीम कोर्ट की क्या पावर है, हाई कोर्ट की क्या पावर है, किसके टेरिटरी में पावर ज़्यादा है, किसके कम है, कौन कौन से पहले 1950 के पहले कौन कौन से स्टेट के पास हाई कोर्ट के पास पावर थी रिट इशू करने की, उसके बाद क्या हुआ। अब हम पढ़ते हैं एक्चुअल रिट आखिर होता कितने प्रकार का है। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रिट विच इज गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स फॉर द सिटीजन ऑफ इंडिया। So these are the fundamental 5 writs. देखिए FR including the 5 writs of Supreme Court and High Court. ये याद रखिए कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 32 ऑफ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट एंड 226 ऑफ हाई कोर्ट। देखिए पहला होता है हेबियस कॉर्पस, दूसरा होता है मैंडेमस, तीसरा होता है प्रोहिबिशन, चौथा होता है सॉलिटेरियो और पांचवा होता है क्यू वारंटो। अब हम इसको एक एक करके देखते हैं इसके अंदर क्या क्या आता है और किस बेसिस पे, किस कंडीशन में आपको कौन से रिट इशू करते हैं, ये आप जानेंगे भी, और इसके क्राइटेरिया और इम्पोर्टेंस कंडीशंस के बारे में हम देखेंगे। तब हम एक एक करके उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ते हैं हेबियस कॉर्पस, उसके बाद मैंडेमस, उसके वाले फर्दर उसके पार्ट्स में पढ़ेंगे। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए नॉलेज बढ़ाते रहेंगे और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो देखिए ये था हमारा आउटलेट है छोटा सा हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है पूरा कि इट मीन्स वी टू हैव द बॉडी। ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है टू हैव द बॉडी। सपोज कीजिए कोई मिस्टर एक्स है, सपोज कोई एक मिस्टर एक्स है, कोई मिस्टर एक्स है और कोई मिस्टर वाई है, कोई मिस्टर एक्स और कोई मिस्टर वाई, इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई, इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई और कुछ ऐसा हुआ कि इसने इसका मर्डर कर दिया, इसको मार दिया, इसको मार दिया। और ये जाने रिट हमेशा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक चीज़ों पे होती है। अगर आप नहीं जानते तो पॉलिटी में पब्लिक का मतलब होता है गवर्नमेंट, ये हमेशा गवर्नमेंट चीज़ों पे ही रिट इशू होता है और कुछ केसेस में इंडिविजुअल्स के खिलाफ भी होते हैं। अब इस रिट में हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए हेबियस कॉर्पस मतलब टू हैव द बॉडी, इट मीन्स टू हैव द बॉडी। एक मिस्टर एक्स है, उसने मिस्टर वाई को मार दिया जान से, और किसी एक व्यक्ति ने, चाहे वो पब्लिक हो सकता है, पब्लिक यानी कि कोई गवर्नमेंट ऑफिसर या पुलिस या कोई प्राइवेट क्या है, या कॉमन पीपल, मिस्टर एक्स ने वाई को जान से मार दिया, मिस्टर एक्स ने वाई को जान से मार दिया और किसी तरीके से उनके जानने वालों ने मिस्टर एक्स को बंदी बना के रख लिया, यानी कि अपने घर बांध के रखा, या कोई गवर्नमेंट पुलिस वाले हैं उन्होंने जबरदस्ती उनको किसी जगह पे बांध पे रखा है। तब इस केस में क्या होगा, आप थाने में जाएंगे, कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि थाने के पास मुजरिम है ही नहीं, पुलिस के पास मुजरिम है नहीं। तो उस केस में क्या होता है कि उस मिस्टर एस के परिवार के लोग डायरेक्ट भागते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कोई रोल नहीं है इसमें, ये आप ध्यान रखिए। वो भागते हैं कोर्ट कि मेरे बच्चे को किसी पब्लिक बॉडी या प्राइवेट बॉडी, दोनों हो सकता है, यानी कि कोई गवर्नमेंट अधिकारी भी हो सकता है, पुलिस विभाग भी हो सकता है, या मैं और आप कॉमन पब्लिक भी हो सकता है। तो ये लोग जाएंगे कोर्ट और कहेंगे कि मेरे बेटे को किसी इलीगल डिटेंशन, मतलब जबरदस्ती गैर कानूनी तरीके से किसी ने बांध के रखा है। केस तो कोर्ट में चलेगा उसके FIR होने के बाद। तो इस केस में कोर्ट जो होता है वो हेबियस कॉर्पस इशू करता है, रिट, हेबियस कॉर्पस रिट इशू करता है और कहता है कि वो व्यक्ति जिसने उस व्यक्ति को पकड़ के रखा है और उस व्यक्ति के बॉडी के साथ कोर्ट में पेश हो। ध्यान दीजिए, बॉडी के साथ, इसलिए यहाँ लगता है टू हैव द बॉडी, बॉडी के साथ कोर्ट में पेश हो। इस केस में
उस व्यक्ति को बॉडी के साथ कोर्ट में प्रवेश करना होता है, यानी कि जज के सामने उस व्यक्ति की हाजिरी लगती है। तो ये था हमारा हेबियस कॉर्पस, टू हैव द बॉडी, उस व्यक्ति को बॉडी के साथ कोर्ट में पहुंचो। यानी कोई भाग जाता है, कोई लड़के किसी के साथ, तो डायरेक्ट कहाँ पुलिस थाने में आती है, नहीं आती, वो डायरेक्ट भागती है कोर्ट अपनी बॉडी के साथ कि इस व्यक्ति के साथ मैं भागी थी और इस व्यक्ति के साथ मैं डायरेक्ट कोर्ट में आई हूँ। तो कोर्ट भी उसके लिए अलग प्रावधान ये हेबियस कॉर्पस इशू करता है उसके बचाव के लिए। ये था हमारा हेबियस कॉर्पस। दूसरा हमारा मेंडेमस। मेंडेमस मतलब इट लिटरली मीन्स वी कमांड, हम कमांड देंगे। जैसे मान लीजिए हमेशा लगता है पब्लिक बॉडी पे, यानी कि गवर्नमेंट चीज़ों पे लगता है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स पे नहीं लगता है ये मेंडेमस। अगर मान लीजिए कोई ऐसा अधिकारी है, चाहे कोई विभाग में कोई ऐसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो अपना काम सही से नहीं कर रहा है, जैसे मान लीजिए थानेदार साहब है, या कोई गवर्नमेंट मान लीजिए कोई बिजली घर है, इलेक्ट्रीशियन हाउस है, इलेक्ट्रिक हाउस है, उसमें किसी व्यक्ति को आना सुबह 8 से ड्यूटी है और 5 बजे तक, वो आ रहा है 11 बजे 12 बजे, तो क्या हो रहा है, वो अपने काम का सही इस्तेमाल नहीं कर रहा है, गलत यूज कर रहा है, अपने मन का जो हो रहा है वो कर आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इस केस में अगर कुछ होता है तो डायरेक्ट कोर्ट उस व्यक्ति के अगेंस्ट मैंडेमस जारी करती है, यानी कि मैंडेमस रिट जारी करती है कि अब तुम आओ कोर्ट और तुमको जाना पड़ेगा, तुमको मैंडेमस के थ्रू जाना पड़ेगा, क्योंकि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय का ये अपील अगर वहाँ कहीं कुछ भी होता है तो आपको पेशी करनी पड़ेगी। देखिए ये किसके अगेंस्ट नहीं लगाया जाता। जैसे मान लीजिए प्राइवेट इंडिविजुअल्स, कोई मान लीजिए कोई दफ्तर में कोई काम कर रहा है तो उसके लिए गवर्नमेंट थोड़ी ना करती है हम रिट इशू कर रहे हैं, आओ मेरे दफ्तर में कोर्ट में हाजिर हो, ऐसा नहीं होता है। प्राइवेट इंडिविजुअल्स पे नहीं होता है, मैंडेमस हमेशा गवर्नमेंट चीज़ों पे होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर होता है कि अपना काम सही से नहीं कर रहा और लापरवाही कर रहा है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट, इनके अगेंस्ट मैंडेमस नहीं जारी हो सकता है। ये डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में एकदम मेंशन है कि इनके प्रति मैंडेमस जारी नहीं कर सकता है। प्रेसिडेंट को सैलरी, जो हम आने वाली क्लास में प्रेसिडेंट और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, आपको अच्छे समझ में आएगा। आप यहाँ बस ये जानिए कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी मेंबर को आप मैंडेमस जारी नहीं कर सकते हैं। वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो पब्लिक बॉडी है, लेकिन उसके प्रति मैंडेमस जारी नहीं हो सकता है। या चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट या उसके बराबर का कोई पद हो, उसके अगेंस्ट में मैंडेमस जारी नहीं हो सकता है। ये हैबियस कॉर्पस और मैंडेमस हमने समझ लिया। अब हम देखते हैं बचे हुए 3 रिट्स के बारे में। तो देखिए प्रोहिबिशन, सर्टेरियर और क्यूआरेंटो, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए ये हमारा एक आउटलेट है। प्रोहिबिशन में होता है स्टे, यानी कि रोक देना। प्रोहिबिशन होता है स्टे यानी कि रोक देना। इस केस में देखिए क्या होता है, ये जुडिशियल और क्वाजी जुडिशियल, ये जो दोनों हैं, ये प्रोहिबिशन और सर्टेरियर, ये सिर्फ कोर्ट के अगेंस्ट में इस्तेमाल किया जाता है। क्या होता है, कोर्ट के अगेंस्ट में। देखिए सर प्रोहिबिशन होता क्या है, जैसे मान ली किसी कोर्ट केस में, किसी कोर्ट में कोई केस चल रहा है और वो केस उस कोर्ट के औकात के बाहर है, उसका कोई जुरिडिक्शन नहीं है। जब हम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पढ़ेंगे तो हम उसके जुरिडिक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि एक होता है सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल जुरिडिक्शन, कोई एक ऐसा केस वो बस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही दे सकता है, स्टेट वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का उसमें कोई रोल ही नहीं होता है। तो अगर मान ली कोई ऐसा केस चल रहा है, अभी इसमें प्रोहिबिशन में किसी कोर्ट में केस चल रहा है और तब तक सुप्रीम कोर्ट देखता है सुन 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 सुन, ये तो तेरे औकात के बाहर है, ये तेरे औकात के बाहर है। जैसे मान लीजिए एफआर हो गया, फंडामेंटल राइट्स में रिट इश्यू करने की पावर बस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का है। तब तक कोई ऐसा व्यक्ति वकील है और सीटिंग करके चला गया हाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी कि जिला न्यायालय में, वो बोल रहा है कि आप ही इश्यू का कह नहीं देते हैं, वो वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ हमारी पकड़ ज़्यादा, हम यहाँ कर लेंगे सही से। तब तक सुप्रीम हाई कोर्ट देखेगा क्या कर रहा है, ये तेरे अंदर आता ही नहीं है। तो कोई ऐसा केस जो किसी कोर्ट में चल रहा हो और वो उसके औकात के बाहर है, उसके अंदर रिट इशू करने की पावर है ही नहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तब सुप्रीम कोर्ट करेगा ओए मेरे पास भेज, ये तेरे अंदर में नहीं आता है। तो ये होता है प्रोहिबिशन। कोई ऐसा केस जो अभी चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ, अभी केस चल रहा है, तब तक पता चला कि तुम्हारे अंदर आता ही नहीं है, तो जो उससे ऊंचे न्यायालय है वो कहती है तुम मेरे पास भेजो। ये होता है प्रोहिबिशन। और सर्टेरियो क्या होता है, टू बी सर्टिफाइड। ये याद रखिए, ये क्वेश्चन जरूर पूछता है कि रिट्स में कि कौन से सर्टेरियो, प्रोहिबिशन, मैंडेमस, हेबियस कॉर्पस में जो होता है, हेबियस कॉर्पस में होता है टू हैव द बॉडी, इट लिटरली मीन्स वी कमांड। प्रोहिबिशन में होता है इशू अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वाजी जुडिशियल बॉडी। सर्टेरियो में होता है टू बी सर्टिफाइड। ये स्पेसिफिक वर्ड्स पूछता है कि बताइए कौन सा वर्ड्स या सेंटेंस
किस रिट्स के आगे लगा हुआ है, तो ये आप जरूर से जरूर याद रखें। अब देखिए, सर्टिरियो मीन्स होता है टू बी सर्टिफाइड। केस चल रहा था, किसी कोई ऐसा स्पेसिफिक केस किसी कोर्ट में चल रहा था और उस केस के ऊपर उस कोर्ट ने फैसला भी सुना दिया, तब बाद में पता चला ये तो मेरे अंडर में आता ही नहीं था। जैसे मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ये पावर नहीं है कि वो किसी व्यक्ति को डेथ सेंटेंस यानी कि मौत की सजा सुनाए या उम्र कैद की सजा सुनाए। वो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो सबसे पहले अपने राज्य के हाई कोर्ट से परमिशन लेगा, तब वो फैसला सुना सकता है। तो कभी ऐसा हुआ किसी व्यक्ति को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मौत की सजा सुना दी या उम्र कैद की सजा सुना दी, तो सुबह हाई कोर्ट कहेगा पूछा है मुझसे, बोला नहीं, तो तेरे औकात के बाहर है, जब तू मुझे पूछेगा नहीं तो तेरे जजमेंट का कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। तो इस केस में केस अभी चल रहा था, इस केस में चल के केस खत्म हो गया और जज ने इस पे फैसला भी सुना दिया। तो इस केस में क्या होगा, इसका जो केस है फिर रीओपन होगा हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में रीओपन होगा, अगर हाई कोर्ट में चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट में रीओपन होगा। तो मतलब जो कोर्ट जिसकी पावर या ऊपर जाता है, पावर बढ़ती जाती है, वो कमांड करता है। तो ये था हमारे साथ, इसमें केस खत्म हो चुका है, सजा भी मिल चुकी है, लेकिन अब फिर से केस रीओपन होगा। क्यू वारंटो, ये सबसे जरूरी है जानने के लिए आपको रिट, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसा व्यक्ति, और ये सब प्राइवेट बॉडीज पे नहीं लागू होती हैं, ये पब्लिक बॉडी यानी कि गवर्नमेंट बॉडी पे ही लागू होती है, सरकारी दफ्तरों या सरकारी कर्मचारियों के ऊपर ही, चाहे वो देश का राष्ट्रपति हो, चाहे वो देश के किसी कार्यालय का प्यून हो। तो क्यू वारंटो क्या होता है, देखिए क्यू वारंटो ये होता है कोई ऐसा व्यक्ति, पब्लिक बॉडी, पब्लिक एम्प्लॉय जो अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रहा है। जैसे मान लीजिए जो ट्रैफिक पुलिस होता है उसी को अधिकार है कि वो आपका चालान करे, लेकिन कहीं देख रहे हैं, कहीं रोड पे जा रहे हैं, तब तक उस एरिया के कांस्टेबल या पुलिस वाले गाड़ी रोक के खड़े हैं, आरसी दिखाओ, पेपर दिखाओ, ये करो, तुम्हारा सब सही है, तब भी फाइन मारते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, उनकी पावर ट्रैफिक के नहीं लेंगे, वो सिविल के लिए, पब्लिकों के लिए वो पावर गवर्नमेंट ने उनको दी है। अब ट्रैफिक के नियमों के लिए अलग पुलिस होती है, उसकी अलग सिपाही, अलग SI, अलग उसकी संस्था बनी हुई है। तो इस केस में आपको क्या होगा, आप उसको कह सकते हैं किसी भी अधिकारी को, आई विल टेक अ लीगल एक्शन अगेंस्ट यू ऑफ आर्टिकल नंबर 32 ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड 226 ऑफ हाई कोर्ट इन आवर गिवन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो समझ जाएगा, अरे ये तो पढ़ा लिखा है। अगर इस केस में अगर किसी भी बॉडी के ऊपर ही, प्राइवेट बॉडी या किसी व्यक्ति के ऊपर अगर ये इशू होता है रेट, तो उसकी नौकरी तक जा सकती है, क्योंकि आपके अधिकार क्षेत्र में वो आता ही नहीं है, आप कैसे कर दिए हैं। तो ये था हमारा रिट के बारे में पूरा कंप्लीट नॉलेज, एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, इतना अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूँ आपको। ये था हमारा रिट्स के बारे में कंप्लीट नॉलेज, इससे ज़्यादा रिट के बारे में और कुछ नहीं है। और इससे हर साल क्वेश्चन जरूर आते हैं, हर साल क्वेश्चन जरूर आते हैं, रिट और फंडामेंटल राइट्स को इंक्लूड करें, चाहे वो किसी भी एग्जाम का हो। तब तक बने रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।